Hello students, now in today's SGP lecture we are going to study unit 4 protection of transmission line and feeder। यानी कि ट्रांसमिशन लाइन और फीडर है उसके प्रोटेक्शन में कौन कौन सी स्कीम्स यूज़ की जाती है, कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ क्या रहती है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पावर सिस्टम में वैसे भी हमने देखा कि बहुत सारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, मोटर है। अब ये जो सब है उसको पावर सिस्टम में एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, यानी कि कहीं पे भी अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो वो पूरी जो सिस्टम है उसको डैमेज कर सकता है। तो इसकी वजह से इस टाइप के जो फॉल्ट रहते हैं उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है, और उसको डिटेक्ट करने के बाद प्रिवेंट भी करना बहुत कंपलसरी हो जाता है। सो इट इज़ मैंडेटरी टू प्रिवेंट डैमेज। ओके, तो इसके लिए पावर सिस्टम में जो एबनॉर्मलिटीज़ है, जो फॉल्ट होते हैं, उसके बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत रहती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन। ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत क्यों रहती है। ओके, तो हमने देखा कि जो ट्रांसमिशन लाइंस रहती हैं वो मोस्टली ओपन कंडीशन में यूज़ की जाती है। ट्रांसमिशन लाइन के अलावा भी जनरेटर रहता है, ट्रांसफार्मर रहता है, स्विच गियर है, सीटी पीटी ओवरहेड लाइंस है, अंडरग्राउंड केबल्स है, कंट्रोल इक्विपमेंट्स है। पावर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हैं जिसका यूज़ किया जाता है। कोई भी इक्विपमेंट में फॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं, तो इसकी वजह से हर एक सिस्टम को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइंस है उसको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत क्यों रहती है। तो मोस्टली जो ट्रांसमिशन लाइंस रहती है वो ओपन कंडीशन में यूज़ की जाती है, यानी कि जो ओवरहेड लाइंस होती है वो ओपन कंडीशन में होती है। तो इसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर फॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि विंड की इफ़ेक्ट होती है, लाइटनिंग होता है, बारिश होती है। कोई बार क्या होता है कि कोई पेड़ होता है वो गिर जाता है तो वो भी पूरा ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर गिर सकता है। बर्ड्स जो रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं लाइक मंकीज और वो सब, तो इन सब की वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन रहती है उसके ऊपर फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा भी अगर जो इंसुलेटर है उसके ऊपर अगर डस्ट इकट्ठा होती है तो इसकी वजह से भी फ्लैश ओवर होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम बहुत सारे जो फॉल्ट्स जो है उसमें से अगर देखने जाए तो जो 50% फॉल्ट जो रहते हैं वो मोस्टली ओवरहेड लाइंस पे ही होते हैं। अब हम परसेंटेज के हिसाब से अगर देखने जाए तो ओवरहेड लाइन जो रहती है, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स है और कितना परसेंटेज फॉल्ट रहता है पावर सिस्टम में, तो अगर हम देखने जाए तो जो ओवरहेड लाइन रहती है उसमें फॉल्ट होने के चांसेस 50% रहते हैं। जो अंडरग्राउंड केबल्स रहते हैं उसमें 9% फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर में 10% फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। जनरेटर की अगर बात करें तो जनरेटर में 7% चांस रहते हैं फॉल्ट होने के। स्विच गियर का अगर देखने जाए तो उसमें 12% फॉल्ट होते हैं। और अगर हम सीटीपीटी, रिले है और अदर जो कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं उसकी बात करें जाए तो उसमें भी 12% फॉल्ट पाए जाते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम जो फॉल्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं ओवरहेड लाइंस में। तो इसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन में प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी रहता है। अब जो भी फॉल्ट होते हैं उसमें अगर हम फॉल्ट देखने जाएं तो जो टाइप ऑफ फॉल्ट है ट्रांसमिशन लाइन में उसमें हम देखने जाए तो एक तो फर्स्ट है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दूसरा जो फॉल्ट हो सकता है लाइन टू
लाइन फॉल्ट। तीसरे टाइप का जो फॉल्ट है वो है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। चौथा जो फॉल्ट है वो है थ्री फेज फॉल्ट। ओके, अब ये सब जो फॉल्ट है वो ट्रांसमिशन लाइन में पाए जाते हैं। उसमें अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखने जाएं तो परसेंटेज के हिसाब से जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट रहता है वो करीबन 85% फॉल्ट जो होते हैं वो लाइन टू ग्राउंड टाइप के फॉल्ट रहते हैं। बाकी के जो 8% फॉल्ट है वो लाइन टू लाइन फॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं। 5% जो फॉल्ट है वो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का रहता है, जबकि 2% जो फॉल्ट है वो थ्री फेज फॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के अगर प्रोटेक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो जो डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटेक्शन है दैट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉर द ट्रांसमिशन लाइन। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन, इसमें अगर हम देखने जाएं तो टोटल मेन 3 टाइप के प्रोटेक्शन है जिसको ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्शन देने के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें फर्स्ट वन है वो है टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन। सेकंड वन है करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन। एंड थर्ड वन है डिस्टेंस प्रोटेक्शन। तो ये 3 टाइप के जो प्रोटेक्शन है वो ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किए जाते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइन। और फीडर, तो इसमें टोटल 2 टाइप के प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। एक नॉन यूनिट टाइप का रहेगा, जबकि दूसरा जो है वो यूनिट टाइप का रहेगा। यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइन और फीडर एक है यूनिट टाइप का, जबकि दूसरा है नॉन यूनिट टाइप। ओके, अब जो नॉन यूनिट टाइप का जो प्रोटेक्शन है उसमें नॉन डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है। नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाता है। ये जो रहता है वो टाइम ग्रेडेड रहेगा। ओके, यानी कि टाइम है वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नॉन डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन दिया जाता है, जबकि जो यूनिट टाइप का रहेगा उसमें सर्कुलेटरी करंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है।
यानी कि जो यूनिट टाइप है उसमें टोटल 3 प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। एक सर्कुलेटिंग करंट सिस्टम, दूसरा रहेगा बैलेंस्ड वोल्टेज सिस्टम, एंड तीसरा रहेगा ट्रांसले रिले सिस्टम। जबकि दूसरा जो प्रोटेक्शन दिया जाता है वो दिया जाएगा नॉन डायरेक्शनल करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन। नॉन यूनिट टाइप पे जो तीसरा प्रोटेक्शन दिया जाता है वो है डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन। एंड जो फोर्थ वन है वो है डिस्टेंस प्रोटेक्शन, जिसमें इम्पीडेंस को मेज़र किया जाता है। अब यहाँ पे जो नॉन यूनिट एंड जो यूनिट टाइप का जो प्रोटेक्शन दिया गया है, इसमें जो नॉन यूनिट टाइप का जो प्रोटेक्शन है उसके अंदर पायलट वायर्स का यूज़ किया जाता नहीं है, सिर्फ रिले सेटिंग्स है उसकी हेल्प से डिस्क्रिमिनेशन अचीव किया जाता है। जो पायलट वायर जो है वो मोस्टली डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, जिसको हम बोलेंगे सर्कुलेटिंग करंट प्रोटेक्शन, उसके अंदर पायलट वायर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट थ्योरी हम ये जो प्रोटेक्शन है यानी कि नॉन यूनिट टाइप एंड यूनिट टाइप प्रोटेक्शन, उसमें अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन फॉर पैरेलल फीडर्स। ओके, तो पैरेलल फीडर के लिए डायरेक्शनल टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम टोटल 2 डायग्राम हैं। एक है कि अगर पैरेलल फीडर से अगर उसमें हम रॉन्ग अरेंजमेंट करते हैं, गलत अगर अरेंजमेंट करते हैं रिलेज की, तो वो कैसे काम करेगा, और उसके बाद उसको जो कौन से रिलेज यूज़ करने हैं यानी कि डायरेक्शनल रिले को यूज़ करके हम कैसे रिले को काम करवा सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक जनरेटर दिया गया है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है। बस के थ्रू 2 पैरेलल फीडर का यूज़ किया गया है, एक AB और दूसरा जो फीडर है वो है CD। AB फीडर, यहाँ पे ये आएगा CD फीडर। ओके, अब यहाँ पे अगर जस्ट सपोज फॉल्ट हो रहा है तो हम फॉल्ट दिखाएंगे। दोनों और एरो दिखाया है, इसका मीनिंग ये है कि इस टाइप के जो रिले है वो नॉन डायरेक्शनल रिले है। अगर इसका टाइम सेटिंग देखने जाए तो यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम सेटिंग किया हुआ है, B के ऊपर 0.5 सेकंड का, सेम वे D के आगे भी 0.5 सेकंड का और C के आगे 1 सेकंड का टाइम सेटिंग दिया हुआ है। सेम वे यहाँ एक दूसरा डायग्राम हम देंगे जिसमें हमें कनेक्शन है उसको सही करना है। यहाँ पे है ये रॉन्ग अरेंजमेंट है,
हम देखते हैं कि वो कैसे काम करता है और क्या प्रॉब्लम होती है। एंड यहाँ पे हम अगर ट्रू अरेंजमेंट करके कैसे फॉल्ट को होने से बचा सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, वो देखेंगे। सेम फिगर मीन्स सेम जनरेटर के साथ ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया है, उसके साथ दो पैरेलल फीडर्स को कनेक्ट किया है हमने, एक है AB फीडर, दूसरा है CD फीडर। सिर्फ यहाँ पे ये जो दो रिले लेंगे वो नॉन डायरेक्शनल रिले लेंगे, यानी कि A और C के सामने हम नॉन डायरेक्शनल रिले का यूज़ करेंगे। टाइमिंग 1 सेकंड का दिया हुआ है। B और D है, यहाँ पे हम 0.5 सेकंड का टाइमिंग देंगे, बट यहाँ पे जो रिले हम यूज़ करेंगे वो डायरेक्शनल रिले यूज़ करेंगे, यानी कि 0.5 सेकंड का टाइम सेटिंग दिया हुआ है। ओके, जो सपोज़ यहाँ पे भी एक फॉल्ट हो रहा है, तो जब भी फॉल्ट होगा तो क्या होगा कि जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा और बाद में यहाँ पे फॉल्ट करंट को फीड करेगा। सेम वे यहाँ से भी करंट यहाँ पे फीड करेगा। सेम वे यहाँ पे भी करंट जो है वो यहाँ से होके फॉल्ट पॉइंट यानी कि F पे फॉल्ट करंट को फीड करेगा और C से लेके F तक फॉल्ट करंट फीड करेगा। ओके, अगर अब हम थ्योरी देखने जाते हैं तो मोस्टली पैरेलल फीडर्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ओके, तो पैरेलल फीडर्स का हम यूज़ क्यों करते हैं कि अगर कोई भी एक फीडर पे अगर फॉल्ट होता है तो क्या होगा कि जो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई है वो बनी रहेगी और इसकी वजह से जो पूरी सिस्टम है वो शट डाउन नहीं हो जाएगी। बट एक फीडर पे अगर फॉल्ट होता है तो जो दूसरा फीडर होगा वो काम करना शुरू कर देता है। तो दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पैरेलल फीडर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो जो नॉन डायरेक्शनल ओवरकट रिलेस हैं उसको हम मोस्टली डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो इसके लिए हम ये डायग्राम के थ्रू उसको समझने का ट्राई करेंगे। तो डायग्राम में दो पैरेलल फीडर्स दिखाए गए हैं, एक है AB फीडर, दूसरा है CD फीडर। ओके, तो अब यहाँ पे जो A है, A, B, C और D चारों के आगे फीडर्स को कनेक्ट किया गया है। जो ऑपरेटिंग टाइम है ओके वो A के आगे 1 सेकंड का, B के आगे 0.5 सेकंड का, D के आगे 0.5 सेकंड और C के आगे 1 सेकंड का रखा गया है। ऑपरेटिंग टाइम फॉर ऑल द रिलेज इज मेंशन्ड। चारों जो रिले है वो नॉन डायरेक्शनल टाइप के यूज़ किए गए हैं। जस्ट सपोज CD फीडर पे पॉइंट F पे यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है। ओके, अब जब भी फॉल्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फॉल्ट करंट है उसको फैड करने के लिए करंट दो पाथ लेगा। एक जो रूट है वो होगा C से लेके F तक, ओके, और दूसरा जो है वो A, B, D और F, यानी कि ये दो रूट है वो फॉल्ट करंट को फेड करेंगे। यहाँ पे जो B और D के पास में जो रिलेज कनेक्ट किए गए हैं वो दोनों नॉन डायरेक्शनल टाइप के हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों और एरो दिखाया गया है, यानी कि नॉन डायरेक्शनल टाइप रिले कनेक्ट किए गए हैं और जो उनकी टाइम सेटिंग है वो भी बहुत कम है, यानी कि 0.5 सेकंड की रखी गई है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो B और D रिले है वो सबसे पहले ऑपरेट हो जाएंगे फॉल्ट के होने की वजह से, और उसके बाद C के पास जो रिले है वो ऑपरेट होगा। अब यहाँ पे जो फॉल्ट है वो CD फीडर पे है। ओके, तो जो CD फीडर है वो ही आइसोलेट होना चाहिए, बट क्या होगा कि यहाँ पे जो B के आगे जो हमने रिले कनेक्ट किया गया है जो नॉन डायरेक्शनल टाइप का रिले है और उसका जो टाइम सेटिंग है वो भी बहुत कम रखा गया है, यानी कि 0.5 सेकंड का रखा गया है। तो क्या होगा कि अगर फॉल्ट होता है तो
ए बी फीडर में से जो बी के पास जो रिले लगाया है वो भी ऑपरेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो हेल्दी फीडर ए बी है वो भी बी की वजह से आइसोलेट हो जाएगा। तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए नॉन डायरेक्शनल टाइप जो रिले है उसका यूज़ किया जाता नहीं है। और ये चीज़ ना हो इसलिए यहाँ पे उसकी सही अरेंजमेंट दिखाई गई है, जिसमें जो जनरेटर साइड जो भी रिले हम कनेक्ट करेंगे उनको हम नॉन डायरेक्शनल टाइप ही लेंगे, बट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो इनवर्स टाइप कैरेक्टरिस्टिक लगाई जाएगी। यानी कि जनरेटर साइड इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक नॉन डायरेक्शनल रिले। ओके, यानी कि नॉन डायरेक्शनल रिलेज हैविंग इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ किया जाएगा। तो कहाँ पे हम लगाएंगे? जनरेटर साइड। तो यहाँ पे ये दोनों जो है, यानी कि ए पॉइंट के सामने जो रिले है वो, और सी के ऊपर जो रिले कनेक्ट किए गए हैं वो दोनों नॉन डायरेक्शनल टाइप है, बट दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि अगर फीडर की साइड यानी कि जो लोड साइड हम देखेंगे, यानी कि बी और डी पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो दोनों रिलेज कनेक्ट किए जाएंगे वो दोनों डायरेक्शनल रिले है। तो आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में रिले कनेक्ट किया गया है, यानी कि डायरेक्शनल रिले का यूज़ किया जाएगा। और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंस्टेंटेनियस टाइम कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, यानी कि जो लोड साइड हम कनेक्ट करेंगे वो डायरेक्शनल रिले रहेगा। और ये जो डायरेक्शनल रिले है उसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखने जाए तो इंस्टेंटेनियस टाइम कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। अब जस्ट सपोज यहाँ पे सीडी फीडर के ऊपर पॉइंट एफ पे फॉल्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे फॉल्ट को फैड करने के लिए दो करंट काम करेंगे। एक जो रूट रहेगा वो ए बी डी एफ का रहेगा, जबकि जो दूसरा है वो सी से लेके एफ तक का रहेगा। बट यहाँ पे जो ए बी में जो पावर फ्लो हो रहा है, ओके, इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि यहाँ से इस डायरेक्शन में पावर फ्लो हो रहा है। मीन्स जो पावर फ्लो है इट कैन नॉट रिवर्स। जो पावर फ्लो है वो राइट हैंड डायरेक्शन में जाएगा, और जो पावर फ्लो है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हम रिवर्स कर सकते नहीं हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बी के पास जो रिले है वो ऑपरेट होगा नहीं। बट जो डी एफ में जो है, ओके, तो डी एफ में क्या होगा, पावर फ्लो की जो डायरेक्शन है वो इस ओर जा रही है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, डी पॉइंट के ऊपर जो रिले है वो तुरंत ही ऑपरेट हो जाएगा, क्योंकि डी पॉइंट पे जो हमने रिले कनेक्ट किया है वो डायरेक्शनल रिले तो है ही, पर वो इंस्टेंटेनियस टाइम कैरेक्टरिस्टिक वाला रिले है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही पावर फ्लो यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो जो डी पॉइंट के पास जो रिले है वो तुरंत ही ऑपरेट हो जाएगा, और उसकी वजह से सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो फॉल्ट करंट को जो फीड कर रहा है, यानी कि ए बी डी एफ पॉइंट से जो फॉल्ट करंट को फीड हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, और जो करंट जो है वो ए में से जो करंट है वो नॉर्मल हो जाएगा। और इसकी वजह से जो रिले है ए बी के पास वो ऑपरेट होगा नहीं। बट यहाँ पे सी से एफ लेके जो फॉल्ट है, फॉल्ट करंट है को वो फॉल्ट करंट जो है उसको वो फैड करता रहेगा। जो सी एफ का जो रूट है वहाँ से फॉल्ट करंट इज फेड थ्रू द सी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सी पॉइंट पे जो रिले है वो ऑपरेट होगा, और जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। और इन दिस वे ओनली सी डी feeder is isolated and the healthy feeder
ए बी रिमेन्स इन द सर्किट, यानी कि ए बी में से पावर फ्लो होना कंटिन्यूअस रहेगा, जबकि सी डी में से पावर फ्लो है वो बंद हो जाएगा, और पावर सिस्टम जो है वो पूरी पावर फेड करना कंटिन्यू रखेगी। So this is the function how directional time graded protection is given to the parallel feeders.